चूंकि निशाना मुसलमान थे, और फिर यह भी याद रखने की जरूरत है कि गृह मंत्री बार बार यह कह रहे थे कि सीएए को एनआरसी के साथ पढ़ा जाए, और एनआरसी के बारे में गृह मंत्री ही कह रहे थे कि इस देश से एक एक घुसपैठिए को हम निकाल देंगे। घुसपैठिया, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये सारे कोड वर्ड्स हैं जो मुसलमान के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस बात को मुसलमान भी समझते हैं और हिंदू भी समझते हैं, गैर मुसलमान भी समझते हैं। तो हम एक दूसरे को धोखा देने के लिए कह सकते हैं कि नहीं नहीं, ये तो गैर कानूनी तरीके से आए हुए बांग्लादेशी के लिए है और रोहिंग्या के लिए है, लेकिन हर कोई जानता है कि यह निशाना एनआरसी में मुसलमान है। असम में इस चीज को देखा जा चुका था, और इसीलिए मैं थोड़ी तफसील से बात कर रहा हूं क्योंकि ये बातें दिमाग से लोगों के निकल गई। असम में जब एनआरसी की पूरी एक्सरसाइज हुई, उस एक्सरसाइज में 19 लाख लोग तकरीबन बाहर हुए रजिस्टर से। तो पहले यह कहा जा रहा था कि हम तो मुसलमानों को निकाल देंगे, लेकिन पता यह चला कि 14 लाख हिंदू बाहर हो गए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या कहा? यह सारी बात मैं क्यों बतला रहा हूं? क्यों मुसलमानों के मन में संदेह पैदा हुआ, क्यों उनके मन में बेचैनी पैदा हुई? जब 14 लाख हिंदू बाहर हुए और सिर्फ 5 लाख या उससे कम मुसलमान बाहर हुए, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहना शुरू किया कि इसको हम मानेंगे ही नहीं, और ये एनआरसी की एक्सरसाइज हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक हम जिनको निकालना चाहते हैं उनको निकाल ना दें और जिनको अंदर लाना चाहते हैं उनको अंदर ना ले। उस बीच ऐसे बयानात दिए गए, आपको याद होगा, कि हिंदुओं को कागज दिखाने की जरूरत ही नहीं होगी, उनको सीए के तहत ले आया जाएगा। किसी ने ये नहीं पूछा कि सीए में आपने कट ऑफ अगर 2014 किया है तो फिर 2020 में जो लोग आएंगे उनको आप कैसे दे देंगे नागरिकता? किसी ने ये नहीं पूछा। यह ऐलान संसद में किया गया कि एनआरसी सीए को साथ पढ़ा जाए, बाहर किया गया। जाहिर है मुसलमानों में बेचैनी होती और बेचैनी हुई, और जब राजनीतिक दलों ने इसका पुरजोर विरोध नहीं किया तो उत्तर प्रदेश में मुसलमान सड़कों पर उतरे, उसकी सजा उनको मिली। 23 मुसलमान मारे गए, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस कत्ल की जिम्मेवारी लेने से भी इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा इन्होंने आपस में ही एक दूसरे को मार दिया, और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बदला लेंगे। आपको अगर याद होगा, उन्होंने कहा हम इसका बदला लेंगे, और बड़ी बड़ी रिकवरी नोटिसेस, चारों तरफ बैनर्स चेहरे के साथ लगाए गए, मुसलमानों के चेहरे, उसमें कुछ गैर मुसलमान भी थे, दारापुरी जैसे लोग, एक दूसरे और तब उसी वक्त अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने विरोध किया, जिसका भयंकर दमन किया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया में लाइब्रेरी के भीतर घुसकर, कैंपस के भीतर घुसकर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में स्टन ग्रेनेड से हमला किया गया छात्रों पर। उसके अगले दिन से, जहां तक मुझे याद है, मैं गलत नहीं हूं, शाहीन बाग प्रोटेस्ट शुरू होता है, और वो मुस्लिम इलाकों में शुरू होता है। और इस पर गौर करने की जरूरत है कि मुसलमान उन्हीं इलाकों में महफूज महसूस करते हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। आमतौर पर लोग जंतर मंतर आएंगे, लेकिन मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के तजुर्बे से और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तजुर्बे से और जामिया के तजुर्बे से ये पूरी तरह से पता चल गया कि हिंदुस्तान की जो पब्लिक स्पेसेस हैं, कॉमन पब्लिक स्पेसेस, वहां पे महफूज नहीं है, और उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई राजनीतिक दल नहीं है। वह भी जिनके वे वोटर्स हैं, जिनको लेकर उन पर आरोप लगाया जाता है कि आप उनके वोट बैंक हैं, वे भी उनकी तरफ से आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं। और ये शाहीन बाग प्रोटेस्ट शुरू हुआ और चला, ठीक है, इसमें दूसरे लोग भी शामिल थे, लेकिन हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यह प्रायः मुसलमानों का प्रोटेस्ट था, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुसलमान सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो अपने एक शहरी हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये गैर कानूनी और हिंसक और षड्यंत्रकारी कैसे हो जाता है? इस प्रोटेस्ट में अलग अलग किस्म के लोग शामिल हुए। शर्जील इमाम भी शामिल थे,
उमर खालिद भी थे, जितने लोग यहाँ पर हैं अतहर और बाकी तमाम लोग, मीरान और सारे लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। कुछ एज स्पीकर शामिल हुए, कुछ एज कोऑर्डिनेटर शामिल हुए, कुछ एज मोबिलाइजर शामिल हुए। ये सब लोग इसमें शामिल हुए। क्या प्रोटेस्ट करना इस देश में गुनाह है? क्या विरोध प्रदर्शन करना इस देश में गुनाह है? क्या यह एक आतंकवादी गतिविधि है विरोध करना? शर्जील इमाम पर यह आरोप लगाया जाता है कि और इन बाकी लोगों पर कि इन लोगों ने सड़क जाम का आह्वान किया और सड़क जाम को एक टेररिस्ट एक्ट कहा जा रहा है इस मुल्क में। 1947 के पहले नहीं तो 1947 के बाद, और हम सारे लोग अपने छात्र जीवन से लेकर आंदोलन करते रहे हैं। हम सब लोगों ने न जाने कितनी बार सड़क जाम किया। सड़क जाम किस वक्त से टेररिस्ट एक्ट हो गया, यह सवाल किया जाना चाहिए। क्यों उसको इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे वो बहुत बड़ा वायलेंट और टेररिस्ट एक्ट है? शर्जील इमाम ने और कुछ नहीं कहा था। शर्जील इमाम ने यही कहा था कि आप जाम करें और आप ये दबाव डालें कि सरकार आपकी बात सुने। हम सड़क जाम इसीलिए करते हैं कि सरकार पर दबाव पड़े कि वो हमारी बात सुने। हम जब भी विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उसमें असुविधा होती है। विरोध प्रदर्शन बिना असुविधा के नहीं होता है। तो यह कहना है कि साहब आप विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, इससे लोगों को असुविधा हो रही थी, इसका मतलब आप एक आतंकवादी कृत्य कर रहे थे, इससे बड़ा मजाक हो ही नहीं सकता। हर विरोध प्रदर्शन में असुविधा होती है। उसके बाद किसान विरोध प्रदर्शन हुआ, हम उसको भी आतंकवादी कहने की कोशिश की गई, लेकिन चूंकि वो मुसलमान नहीं थे इसलिए वो एक हद के बाद आगे नहीं बढ़ सका। सिखों को खालिस्तानी कहा गया, लेकिन एक हद के बाद आप उस चीज को आगे नहीं बढ़ा सके और उसके राजनीतिक कारण भी थे। और उन्होंने भी सड़क जाम की थी। तो फिर सड़क जाम कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं है। अदालत में जिस तरह बहस चल रही है पिछले 5 साल से, और उसमें अदालतें जो कुछ बोल रही हैं, और अदालतों ने खासकर शर्जील इमाम के मामले में और उमर खालिद के मामले में जो बातें कही हैं, वो हिंदुस्तान के जनतंत्र के लिए और हिंदुस्तान के अदलिया के लिए, खुद न्याय तंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है। वो इसलिए कि वो ये कह रहे हैं कि हाँ, उमर खालिद ने ये नहीं कहा था, लेकिन उमर खालिद इतना शातिर दिमाग है कि उसके दिमाग में कुछ था जिसको वो नहीं बोल रहा, और इसलिए उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको जमानत नहीं मिल सकती। और शर्जील इमाम तो खैर आतंकवादी हो ही गए, क्योंकि शर्जील इमाम ने तो खुले तौर पर सड़क जाम के लिए कहा था, इसलिए शर्जील इमाम को बरी नहीं, माफ नहीं किया जा सकता। फिर इन दोनों का दूसरा जुर्म क्या है? इन दोनों का दूसरा जुर्म है कि ये बहुत पढ़े लिखे हैं। मुसलमान जब बहुत पढ़ा लिखा हो जाए तो वो शातिर दिमाग के अलावा कुछ हो नहीं सकता। यह अदालत की समझ है कि अगर वो बहुत, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि ये इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट है। उन्होंने जिन विशेषणों का इस्तेमाल किया वो ये था कि दे आर इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट्स। लेकिन लोगों ने सवाल किया, इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट्स ऑफ व्हाट? दे प्लान व्हाट? दे डिड व्हाट? अगर अधिक से अधिक आप उन पर इल्जाम लगाएंगे तो वो ये कि उन्होंने यह आंदोलन किया। तो यह आंदोलन किस तरह एक मुजरिमाना हरकत है, आप बतलाइए। अदालतें जो कर रही हैं अब तक, और दिल्ली पुलिस तो शुरू से कर रही है, वो यह कि वो इस आंदोलन को ही एक जुर्म ठहरा रही है। वो ये कह रही है कि आंदोलन करना, और मुसलमान आंदोलन कर ही नहीं सकता। मुसलमान के आंदोलन करने का मतलब होता है एक देश तोड़ने वाली गतिविधि। मुसलमान को आंदोलन करने का हक नहीं है। इस आंदोलन के बारे में मैं आखिरी बात 2-4 वाक्यों में कह के अपनी बात खत्म करूंगा। इस आंदोलन की मांग क्या थी? इस आंदोलन की मांग थी CAA को वापस लो। आपको याद होगा, आप सारे लोगों को, इस आंदोलन ने कहीं नहीं कहा था कि सरकार इस्तीफा दो। कहीं थी ये मांग? कहीं ये मांग नहीं थी। इस आंदोलन ने कहीं नहीं कहा था कि हम गद्दी से सरकार को उतार देंगे। इस आंदोलन की मांग में कहीं नहीं था। तो फिर पुलिस का यह इल्जाम कि ये चाह रहे थे कि हम रेजीम चेंज करें, और दूसरे सरकार को रेजीम कहना, यह भी एक जहनियत है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। सरकार बदलने का हक हिंदुस्तान के हर शहरी को है। उसका रास्ता सिर्फ चुनाव नहीं है।
अगर हमें सरकार इलेजिटिमेट लगने लगती है तो हम उसके खिलाफ डिसअफेक्शन पैदा करने का हक हमारे पास है। हम लोगों के बीच जाएंगे, लोगों के बीच डिसअफेक्शन पैदा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम उसको गलत मानते हैं। हम मानते हैं कि वो गैर संवैधानिक काम कर रही है, वो लोगों के खिलाफ काम कर रही है। यह हक हम सब लोगों का है, हिंदुस्तान के हर शहरी का। यह हक उसको संविधान से मिला हुआ है कि हम सरकार के गलत काम का विरोध कर सकते हैं। हम सरकार को अगर इलेजिटिमेट मानते हैं तो हम उसके इस्तीफे की मांग कर सकते हैं। उसके लिए हम चुनाव का इंतजार नहीं करेंगे। आप